वेरी गुड। आज का दिन तो मेरे लिए वाकई इंतहाई खुशकिस्मत साबित हो रहा है। आने वाले ने जो एंडर्स था खुश होते हुए कहा और उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर रैक में से शराब की एक बड़ी बोतल उठा ली और उसका ढक्कन खोलकर उसने बोतल मुंह से लगा ली और फिर एक बड़ा घूंट लेकर उसने बोतल मुंह से हटाई और सामने मेज पर रख दी। अब बताओ क्या काम है? एंडर्स ने कहा। पाकिस्तान के चंद अफराद ग्रीनफील्ड जा रहे हैं, उन्हें फिनिश कराना है। बार्टन ने कहा। कौन लोग हैं वो? क्या गुंडे और बदमाश हैं या कोई शिकारी है? एंडर्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो एजेंट है और इंतहाई खतरनाक एजेंट है। चीफ ने मुझे उन सबको हलाक करने का हुक्म दिया है, लेकिन उन्हें हलाक करने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी रिहाइशगाह में पहुंचकर मेरी बीवी और बच्चे को यरगमाल बना लिया और फिर जब मैं अपनी रिहाइशगाह में पहुंचा तो उन्होंने मुझ पर भी हमला किया और मुझे बेहोश कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे सामने मेरी बीवी को जान से मारने की कोशिश की। उनकी दरिंदगी और सफाकी देखकर मुझे भी उनके सामने मजबूर होना पड़ा और मैंने उन्हें वो चीज़ देने का वादा कर लिया जिसके लिए वो यहाँ पहुंचे थे। बार्टन ने कहा तो एंडर्स बेख्तियार चौंक पड़ा। कौन सी चीज़? एंडर्स ने कहा तो बार्टन ने उसे एंटी मिसाइल की माइक्रोफिल्म की सारी तफसील बता दी। मुझे इस बात का खदशा था कि वो लोग मुझे या कर्नल रिचर्डसन को काबू कर सकते हैं और मुझे ये भी मालूम है कि इमरान और उसके साथियों के सामने पत्थर भी बोल पड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। इसलिए मैंने कर्नल रिचर्डसन के कहने पर एक ब्लैक माइक्रोफिल्म फ्लावरिंग स्क्वायर के खुसूसी लॉकर रूम में रखवा दी। इमरान ने जब मेरे सामने मेरी बीवी की आंख निकालने और उसे हलाक करने की धमकी दी तो मैंने न सिर्फ उसे फ्लावरिंग स्क्वायर के खुसूसी लॉकर रूम के बारे में बता दिया, बल्कि वहाँ के इंचार्ज एलन मार्क के जरिए वो फिल्म मंगवा ली जिसे लेकर वो मुझे और मेरी बीवी बच्चे को जिंदा छोड़कर चले गए। मेरा और कर्नल रिचर्डसन का ख्याल था कि वो इस फिल्म को लेकर वापस चले जाएंगे और उन्हें पाकिस्तान जाकर मालूम होगा कि फिल्म ब्लैंक है, लेकिन इस बात का शायद उन्हें यही पता चल गया है कि मैंने उन्हें डॉज दिया है और ब्लैंक फिल्म उनके हवाले की है। इसलिए वो अब तक यही है और अब उनके बारे में इत्तला मिली है कि वो करास्का के काले शैतान हार्वे की मदद से ग्रीनफील्ड जा रहे हैं ताकि वो डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पर हमला कर सके। बार्टन ने उसे पूरी तफसील बताते हुए कहा। तो क्या मिसाइल के फार्मूले की माइक्रोफिल्म डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में है? एंडर्स ने कहा। हाँ, फिल्म अभी तक कर्नल रिचर्डसन ने अपने पास रखी हुई है। वो चाहते हैं कि जब तक इमरान और उसके साथी यहाँ है वो फिल्म आला हुक्काम के हवाले ना करे। अगर इमरान और उसके साथियों को इल्म हो गया कि फिल्म कहाँ है तो वो वहाँ भी अटैक कर सकते हैं, जबकि कर्नल रिचर्डसन के मुताबिक वो बजात खुद इस फिल्म को ज्यादा महफूज रख सकते हैं। बार्टन ने कहा। यहाँ तुम्हारा अपना भी बड़ा ग्रुप है। जब तुम्हें उनके बारे में मालूमात मिल गई है तो फिर तुम खुद उन्हें जंगल में जाने से क्यों नहीं रोकते? एंडर्स ने कहा। मैं इमरान के सामने नहीं आना चाहता, उसे मैंने डॉज दिया है। इस बार वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा और उसे मेरे ग्रुप के बारे में भी मालूम है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्रुप का कोई आदमी उनके हाथ लगे, वरना वो उसके जरिए आसानी से मुझ तक पहुंच सकता है। मैं हर सूरत में उनका खात्मा चाहता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें खास तौर पर बुलाया है। अब बोलो, क्या तुम तैयार हो? बार्टन ने कहा। इस काम का मुझे कितना मुआवजा मिलेगा? एंडर्स ने कहा। जितना तुम चाहो। अगर तुम इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दो और सबूत के तौर पर उनकी लाशें मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें डार्क हार्ट की तरफ से गारंटेड ब्लैंक चेक दे सकता हूँ जिसमें तुम अपनी मर्जी के अमाउंट भर सकते हो। बार्टन ने कहा तो उसकी बात सुनकर एंडर्स की आंखों में चमक आ गई। गारंटेड ब्लैंक चेक? एंडर्स ने कहा। हाँ, और सुनो एंडर्स, तुम्हें उनसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उन्हें मालूम ही ना होगा कि यहाँ उनके बारे में तफसीली इत्तलात पहुंच चुकी है और ना ही वो तुम्हारे बारे में कुछ जानते हैं। इसलिए अचानक उनकी जीप पर मिसाइल मारकर और फिर गोलियां चलाकर आसानी से उनका खात्मा किया जा सकता है। ये लोग खतरनाक उस सूरत में हो सकते हैं जब उन्हें पहले से तुम्हारे बारे में मालूम हो। वो जैसे ही पॉइंट 6 से रवाना होंगे उनके बारे में तफसीलात, उनके हुलिये, तादाद, लिबास और उस जीप के बारे में सब इत्तलात यहाँ पहुँच जाएंगी। और तुम्हें मालूम है कि पॉइंट 6 से यहाँ पहुँचने का एक ही रास्ता है। तुम करास्का कस्बे में दाखिल होने से पहले ही किसी भी स्पॉट पर उन पर रेड कर सकते हो। बार्टन ने कहा। ओह हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। बेखबर लोगों का खात्मा आसानी से किया जा सकता है। अब ये काम लाजमन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपना पूरा ग्रुप ले जाकर पहले से उनके खिलाफ पैक्टिंग करना पड़ेगी। एंडर्स ने कहा। ठीक है, बार्टन ने कहा। ये बताओ कि कब पहुंच रहे हैं वो यहाँ? एंडर्स ने कहा। पॉइंट 6 से यहाँ का रास्ता जीप पर 4 घंटों का है। जब वो वहाँ से रवाना होंगे तो मुझे इत्तला मिल जाएगी
और मैं तुम्हें फोन करके इत्तला दे दूंगा। फिलहाल तुम शराब की बोतल खाली करो। बार्टन ने कहा तो एंडर्स ने मुस्कुराते हुए बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। अभी एंडर्स की बोतल खाली ना हुई थी कि फोन की घंटी बज उठी और बार्टन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बार्टन बोल रहा हूँ, बार्टन ने कहा। जैक्सन बोल रहा हूँ पॉइंट 6 से। दूसरी तरफ से जैक्सन की आवाज सुनाई दी। ओ, क्या हुआ? क्या वो रवाना हो गए हैं पॉइंट 6 से? बार्टन ने कहा। हाँ, अभी अभी रवाना हुए हैं। पहले मेरा ख्याल था कि हार्वे उनके साथ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार्वे वापस चला गया है। उनकी तादाद 7 है। एक औरत, 4 एशियाई मर्द और 2 सियाफाम मकामी आदमी है जो शायद उस हार्वे के साथी है। अलबत्ता एक मकामी ड्राइवर भी उनके साथ है। जैक्सन ने कहा। किस पर आ रहे हैं ये लोग? बार्टन ने पूछा। स्पेशल फोर्ड ब्लैक जीप पर, जैक्सन ने जवाब दिया। ओके, उस जीप का नंबर बताओ, मॉडल और कलर भी, बार्टन ने कहा। तो दूसरी तरफ से तफसील बता दी गई। ओके, अब उनके हुलिये और लिबास की तफसील बताओ, बार्टन ने कहा। तो दूसरी तरफ से जैक्सन ने उसे तमाम अफराद के हुलिये बताना शुरू कर दिए। ओके, और तुम सामने तो नहीं आए? बार्टन ने पूछा। नो बॉस, मैंने डीएफ से निगरानी की है, उनसे काफी फासले पर रहकर, इसलिए आप बेफिक्र रहे, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, बार्टन ने कहा और रिसीवर रख दिया। उनके बारे में तफसीलात मालूम हो गई हैं एंडर्स, बार्टन ने रिसीवर रखकर साथ बैठे हुए एंडर्स से मुखातिब होकर कहा और फिर उसने जैक्सन की बताई हुई तमाम तफसीलात एंडर्स को बता दी। ठीक है, अब तुम बेफिक्र रहो, एंडर्स ने इस बात में सर हिलाकर उठते हुए कहा। इस सब के बावजूद हर लिहाज से मोहतात रहना और सुनो, उनकी लाशें बराह रास्त यहाँ मत ले आना। पहले उन्हें अपने अड्डे पर रखना, फिर यहाँ मेरे हेडक्वार्टर में मेरे आदमी फौशन को इत्तला दे देना। मुझ तक इत्तला पहुँच जाएगी। मैं तुम्हारे अड्डे पर पहुंचकर उन लाशों को अपने साथ यहाँ ले आऊंगा। तुम्हें तुम्हारा गारंटेड ब्लैक चेक भी वहीं दे दूंगा, बार्टन ने कहा। ओके, अब मैं चलता हूँ, एंडर्स ने उठते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तो बार्टन उठा, उसने अलमारी खोली और उसमें से एक ट्रांसमीटर निकालकर दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया और उसने उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, बार्टन कॉलिंग, हेलो, ओवर, बार्टन ने कॉल देते हुए कहा। यस, कर्नल रिचर्डसन अटेंडिंग यू, ओवर। थोड़ी देर बाद कर्नल रिचर्डसन की तेज और सख्त आवाज सुनाई दी। चीफ, पाकिस्तानी एजेंट पॉइंट 6 से ग्रीनफील्ड आने के लिए रवाना हो चुके हैं, ओवर, बार्टन ने कहा। ओ, तुम्हें कैसे इत्तला मिल गई, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने चौंक कर पूछा। तो बार्टन ने उसे वहां मौजूद जैक्सन के बारे में पूरी तफसील बता दी। हूँ, इसका मतलब है कि उन्हें ग्रीनफील्ड जंगल में दाखिल होने से पहले ही खत्म करना होगा, वरना जंगल में दाखिल होने के बाद उनका शिकार करना मुश्किल हो जाएगा, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने इस अंदाज में कहा जैसे वो बार्टन से बात करने की बजाय खुद कलामी कर रहा हो। आप बेफिक्र रहे चीफ, इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। मैं उनकी लाशें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, ओवर, बार्टन ने कहा। वो कैसे? क्या किया है तुमने, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने चौंक कर पूछा। तो बार्टन ने उसे एंडर्स के बारे में बता दिया। एंडर्स यहाँ का इंतहाई मारूफ गुंडा है चीफ। उसके पास खतरनाक अफराद का ग्रुप है जिनके पास जदीद तरीन मिसाइल गनें भी मौजूद है और वह सारे इलाके का कीड़ा भी है और पाकिस्तानी एजेंटों के ख्वाबो ख्याल में भी ना होगा कि उन पर रास्ते में कहीं हमला भी हो सकता है और वो सब एक ही जीप में आ रहे हैं, इसलिए जीप पर अचानक बरसने वाले मिसाइल उनके टुकड़े उड़ा देंगे, ओवर, बार्टन ने कहा। ओ वाकई, वेरी गुड, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओ तो मैं तुम्हें ज़ाती तौर पर इनाम दूंगा, बार्टन, तुम्हारी तवक्को से भी बड़ा इनाम, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। थैंक यू चीफ, बहरहाल ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहे, ओवर, बार्टन ने बसरत भरे लहजे में कहा। बहरहाल जो भी रिजल्ट हो तुमने मुझे फौरन कॉल करके बताना है, ओवर, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। सिर्फ 4-5 घंटे और इंतजार कर ले चीफ, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा, ओवर, बार्टन ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब उसके चेहरे पर मसरत के साथ साथ इत्मीनान के तासुरात भी उभर आए थे। उसे 100% यकीन था कि एंडर्स कामयाब हो जाएगा और इमरान और उसके साथी एंडर्स और उसके ग्रुप के हाथों जिंदा न बच सकेंगे। सिया रंग की बड़ी फोर्ड जीप निहायत तेज रफ्तारी से कराजगा की फराक सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइवर मकामी आदमी था जिसका नाम ऑस्टिन था, जबकि साइड सीट पर इमरान बैठा हुआ था। उगबी सीटों पर जूलिया अपने साथियों समेत मौजूद थी। सबसे आखिर में सिया रंग के 2 बड़े बड़े थैले मौजूद थे जिनमें मखसूस असला मौजूद था।
इमरान ने हार्वे की लाई हुई प्रोजेक्शन मशीन से माइक्रोफिल्म चेक की थी और उसे मालूम हो गया था कि बार्टन ने अपनी जान बचाने के लिए उसे डॉज दिया था और उसे एक ब्लैंक फिल्म दे दी थी। ब्लैंक फिल्म देखकर जूलिया और उसके साथी भड़क उठे थे। उन्हें बार्टन पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जिसने बड़ी चालाकी से उन्हें ब्लैंक फिल्म थमा दी थी और इस बात का शुबा तक न होने दिया था कि वो उन्हें डॉज दे रहा है। उन्हें सबसे ज्यादा इमरान पर हैरत हो रही थी, जिसने बार्टन की बातों पर भरोसा कर लिया था और उसके लहजे से उसकी चालाकी और अय्यारी का पता न चला सका था और आसानी से उसके हाथों डॉज खा गया था। इमरान ने उन्हें बताया कि इस मामले में बार्टन बेहद चालाक साबित हुआ है। वो बेहतरीन अदाकारी कर सकता है कि उसके लबो लहजे से सच और झूठ का पता चलाना मुश्किल था। ब्लैंक फिल्म मिलने का मतलब वाज़ेह था कि बार्टन ने इमरान और उसके साथियों को डॉज देकर न सिर्फ अपनी जान बचाई थी, बल्कि उन्हें ग्रीनफील्ड जंगल में मौजूद डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर जाने से भी वक्ती तौर पर रोक दिया था। चूंकि इमरान के पास ब्लैंक फिल्म थी, इसलिए उन्हें यकीन हो गया था कि एंटी मिसाइल की माइक्रोफिल्म या तो डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में कर्नल रिचर्डसन के पास ही मौजूद थी या फिर वो चेकिंग के लिए डार्क हार्ट के नीचे मौजूद टेस्ट लेबोरेटरी में जा चुकी थी। जो भी था, इमरान और उसके साथी अपना मिशन पूरा किए बगैर वहां से वापस कैसे जा सकते थे। इसलिए इमरान ने हार्वे से बात की। हार्वे ने उन्हें बताया कि वो उन्हें ग्रीनफील्ड जंगल में पहुंचा सकता है। उसने इमरान को वहां जाने का एक मखसूस रास्ता बताया था और अपने 2 आदमियों और मखसूस असला के साथ कराजगा से दूर एक वीरान इलाके में ले आया था। उसके बाद उसने अपने साथियों को हिदायत दी और इमरान और उसके साथियों से इजाजत लेकर वहां से वापस चला गया। उसने इमरान को बताया था कि उसके दोनों आदमी जंगल के कीड़े हैं जो उन्हें जंगल में मौजूद डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंचा सकते हैं। उनमें से एक आदमी का नाम जॉर्डन और दूसरे का वुडसन था। दोनों देह हुए कल सियाफाम आदमी थे, जिन्हें देखकर जोसेफ और जवाना का ही गुमान होता था और उन्हें देखकर इमरान और उसके साथियों को वाकई जोसेफ और जवाना की कमी महसूस ना हो रही थी। चूंकि बार्टन ने इमरान को धोखा दिया था, इसलिए ग्रीनफील्ड जंगल में जाने से पहले इमरान उसका किस्सा तमाम करना चाहता था ताकि वो दोबारा उनके रास्ते की रुकावट न बन सके। इमरान को हार्वे ने बताया था कि बार्टन इस वक्त जंगल में मौजूद एक खास इलाके 0 पॉइंट पर है और हार्वे ने इमरान को उस पॉइंट की तफसीलात बता दी थी। इमरान के पूछने पर हार्वे ने इमरान को बताया था कि इसके बारे में उसके एक साथी ने उसे तफसील बताई थी जो बार्टन के ग्रुप में शामिल था और उनके साथ 0 पॉइंट पर मौजूद था। चूंकि इमरान को बार्टन के ठिकाने का इल्म हो चुका था, इसलिए इमरान उससे निपटकर आगे जाना चाहता था और इस वक्त वो जीप में अपने साथियों के साथ 0 पॉइंट की तरफ जा रहा था। इमरान साहब, अगर बार्टन को इल्म हो गया कि हम उसके पास आ रहे हैं तो कहीं वो गायब ना हो जाए। इमरान के साथ बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा। उस तक कैसे पहुंचेगी इत्तला? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने शायद गौर से नहीं सुना, मैंने लफ्ज अगर इस्तेमाल किया है इमरान साहब, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इस अगर मगर पर तो हमारी पूरी जिंदगी का इन्हिसार होता है कैप्टन शकील, इसलिए जब हम उस पॉइंट के करीब पहुंचेंगे तो मोहतात हो जाएंगे। इमरान ने कहा। क्या कोई खास प्लान आपके जहन में है? कैप्टन शकील ने कहा। अगर कोई प्लान मेरे जहन में होता तो तुम्हें मालूम हो चुका होता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन शकील भी हंस पड़ा। ऐसी तो कोई बात नहीं, बहरहाल मेरा ख्याल है कि हमें आम रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि ग्रीनफील्ड में वो वाइल्ड फोर्स मौजूद है और लामहला उन्होंने इस कस्बे में अपने आदमी छोड़े हुए होंगे जो उन्हें हमारे वहां पहुंचने की पेश की इत्तला भी कर सकते हैं। इस तरह हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं, कैप्टन शकील ने कहा। कस्बे में तो जाना ही है, चाहे किसी भी रास्ते से जाए। अलबत्ता ये हो सकता है कि हम कस्बे में जीप के जरिए दाखिल होने की बजाय पैदल चलते हुए दाखिल हों। अब जो लोग भी वहां मौजूद होंगे वो तो ये सोच ही नहीं सकते कि इतने बड़े और मारूफ सीक्रेट एजेंट पैदल धक्के खाते हुए आएंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, आपकी छठीस क्या सो गई है? अचानक उगबी सीट पर बैठे हुए सफदर ने कहा। अरे अरे वो क्यों, क्या हुआ है? इमरान ने चौंक कर और हंसते हुए कहा। कैप्टन शकील की छठी हिस्स तो काम कर रही है, इसलिए वो आपको खबरदार कर रहा है, जबकि आपकी छठी हिस्स सिरे से बेदार ही नहीं हो रही। जबकि मुझे खुद एहसास हो रहा है कि जिस पोजीशन में हम लोग जा रहे हैं, एक ही मिसाइल हम सबकी हलाकतों के लिए काफी हो सकता है, सफदर ने कहा। तो उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हम मर जाएंगे और सीधे जन्नत में पहुंच जाएंगे। शहादत की मौत मरने वालों को जन्नत ही नसीब होती है और जन्नत में हुरे ही हुरे, इमरान ने कहा। तो वो सब हंस पड़े। अगर आपको इस सिलसिले में कोई फिक्र नहीं है तो फिर ठीक है, हम भी मुतमईन हैं, सफदर ने कहा। वेरी गुड, बस ये बता दो कि इस हम में तुमने किस किस को अस खुद शामिल कर लिया है, इमरान ने कहा।
हमसे मुराद मैं और कैप्टन शकील हैं, सफदर ने जवाब दिया। इमरान साहब, जब हम पॉइंट 6 से रवाना हुए थे तो हमारी बाकायदा निगरानी हो रही थी, कैप्टन शकील ने कहा। तो सफदर के साथ साथ इमरान भी बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात थे। निगरानी? कैसे? क्या मतलब? इमरान ने सीधे होकर बैठते हुए कहा। उसके चेहरे पर यकलक हैरत और तशवीश के तासुरात उभर आए थे। मेरा ख्याल है कि हमारी निगरानी टीएफ के जरिए हो रही थी। मैं चूंकि कंफर्म ना था इसलिए मैं खामोश रहा, लेकिन अब सोचते हुए ख्याल मुझे आया है तो मैं कंफर्म हो गया हूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी, कैप्टन शकील ने कहा। तफसील बताओ कैप्टन शकील। ये वाकई इंतहाई अहम बात है और ये मेरे लिए बात तशवीश भी है, इमरान ने कहा। हमारी निगरानी डीएफ के जरिए से ही हो रही थी। जब मैं जीप में बैठने के लिए उसके करीब आया, मुझे जीप के सिया बॉडी का रंग ब्राउन सा होता हुआ महसूस हुआ। मैं एक लम्हे के लिए चौंक पड़ा, लेकिन जब मैं अंदर बैठ गया तो फिर जीप का रंग ब्राउन नजर न आया। मैं इसलिए खामोश रहा कि शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है। मैं मुसलसल सोचता रहा और फिर अचानक मुझे अब ख्याल आया है कि जब हमारी जीप मोड़ रही थी तो जीप का रंग एक बार फिर ब्राउन होता हुआ महसूस हुआ, लेकिन फिर फौरन ब्लैक हो गया। अब सोचते हुए जब मुझे ख्याल आया कि यह डीएफ की मखसूस रेस थी जिससे जीप की बॉडी का रंग ब्राउन होता है और उससे हमारी निगरानी हो रही थी, और अगर इस कदर जदीद अंदाज में निगरानी की जा रही थी तो फिर यकीनन हमारे बारे में पूरी तफसीलात आगे भी बता दी गई होंगी, और हो सकता है कि वो जंगल में हमसे निमटने की बजाय ये ज्यादा बेहतर समझे कि जंगल से पहले ही हमसे निमट ले, कैप्टन शकील ने कहा। ये बात तुम पहले बता देते, हम उस आदमी को ट्रेस कर लेते और फिर असल हालात सामने आ जाते कि वो किसका आदमी था। बहरहाल अब वाकई रिस्क नहीं लिया जा सकता, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो फिर अब क्या करना है, सफदर ने कहा। एक तो हमें इलाके में किसी और रास्ते से दाखिल होना होगा, दूसरा उस पॉइंट में भी सब नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं और तनवीर जाएंगे। मैं तो इसलिए मुतमईन था कि उन्हें यह मालूम ही ना होगा कि हम वहां पहुंच रहे हैं और फिर मकामी मेकअप में हैं, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद तो मामला वाकई मशकूक हो गए हैं, इमरान ने कहा। आपकी बात ठीक है, हमें बहरहाल हर लिहाज से मोहतात और होशियार रहना चाहिए, सफदर ने कहा। ऑस्टिन, इमरान ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, उसने गर्दन मोड़े बगैर जवाब दिया। इस कराजगाह के उस इलाके में जाने का कोई और रास्ता भी है जहां 0 पॉइंट है, इमरान ने पूछा। दूसरा रास्ता? ओ नहीं जनाब, सिर्फ यही एक सड़क है। वैसे साइडों पर जंगल है, उसके अंदर से होकर वहां दाखिल तो हुआ जा सकता है, लेकिन इस तरह हमारी रफ्तार बेहद कम हो जाएगी, ऑस्टिन ने जवाब दिया। ठीक है, ये जंगल कहाँ से शुरू होता है? मेरा मतलब है कि 0 पॉइंट से पहले कितने फासले से ये जंगल शुरू होता है, इमरान ने कहा। जनाब, तकरीबन 40 मील से दोनों तरफ जंगल है। दूसरे लफ्जों में 110 किलोमीटर तक सड़क जंगल के दरमियान से ही गुजरती है, ऑस्टिन ने जवाब दिया। तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम जंगल से गुजरे बगैर 0 पॉइंट वाले इलाके में दाखिल हो जाए, इमरान ने कहा। है तो सही, लेकिन वो बहुत तवील है, हमें कम से कम 6 घंटों का मजीद सफर करना पड़ेगा, ऑस्टिन ने जवाब दिया। क्या इतना फ्यूल होगा जीप में? इमरान ने जवाब दिया। जी हाँ, टैंक तो फुल है जनाब, ऑस्टिन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर उस दूसरे रास्ते से चलो, इमरान ने कहा। यस सर, ऑस्टिन ने जवाब दिया। ये तुम क्यों रास्ता बदल रहे हो, क्या इसकी कोई खास वजह है? जूलिया ने कहा। नहीं, बस वैसे ही ये जीप बेहद शानदार और आरामदाह है। सच पूछो तो मुझे इस पर सफर करते हुए बेहद लुत्फ आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लुत्फ उठाया जाए और ये सफर तवील से तवील तर हो, और उसकी एक खास वजह तुम्हारा साथ होना भी है, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार मुस्कुराकर खामोश हो गई, क्योंकि इतनी बात तो वो भी समझ गई थी कि इमरान ड्राइवर की वजह से खुलकर बात नहीं कर रहा। जनाब, इतने तवील सफर की बजाय एक और शॉर्टकट भी है, लेकिन उस शॉर्टकट में काफी खतरा है, ड्राइवर ने कहा। किस किस्म का खतरा? इमरान ने कहा। जनाब, ये रास्ता एक कबीले शोगार की बस्ती के दरमियान से गुजरता है, और यह कबीला कभी कभार उस तरफ आने वाले सयाहों पर हमले कर देता है और उन्हें हलाक करके उनसे सामान वगैरह छीन लेता है, ऑस्टिन ने कहा। ओ, ये रास्ता किधर से जाता है? इमरान ने कहा। जंगल शुरू होने से काफी पहले बाएं हाथ पर एक कच्चा रास्ता है, और तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर करके फिर ये रास्ता जंगल में से होता हुआ कस्बे के दूसरे सिरे पर जा निकलता है। रास्ते में इस कबीले की बस्ती आती है, ऑस्टिन ने जवाब दिया। तुम इस शोगारी कबीले वाले रास्ते से ही चलो, और जब उनकी बस्ती आ जाए तो जीप वहां रोक देना। मैं अकेला ही जाकर उस कबीले के सरदार से मुलाकात करूंगा, फिर आगे जाएंगे, इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। ओके सर, ऑस्टिन ने जवाब दिया। उसका अंदाज बता रहा था जैसे कह रहा हो कि फिर खुद ही भुगतोगे, और फिर तकरीबन आधे घंटे के मजीद सफर के बाद उसने जीप को मोड़ा
और पुख्ता सड़क से उतारकर कच्चे में डाल दिया। जीप के पहिए धूल उड़ाने लगे और फिर वाकई 30 किलोमीटर के बाद एक बार फिर उसने जीप को मोड़ा और इस बार जीप खासे घने जंगल के दरमियान बने हुए कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। फिर तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद उसने जीप की रफ्तार आहिस्ता कर दी। बस्ती करीब आ रही है जनाब। दूर से धूल उड़ती देखकर वो समझ गए होंगे कि उनका शिकार आ रहा है और वो हम तक पहुंचने के लिए पर तोड़ रहे होंगे, ऑस्टिन ने कहा और फिर कुछ आगे जाकर उसने जीप रोक दी। डरने की जरूरत नहीं है, जीप आगे ले जाओ, इमरान ने कहा तो ऑस्टिन ने एक तवील सांस लेते हुए जीप आगे बढ़ा दी। जनाब, मैं अपने लिए नहीं डर रहा क्योंकि मैं उनकी जुबान जानता हूँ और जो आदमी उनकी जुबान जानता हो उससे ये शोगारी कुछ नहीं कहते। मैं तो आपकी वजह से ऐसा कर रहा था, ऑस्टिन ने कहा। कौन सी जबान है, कोई फिक्रा बोलो, इमरान ने कहा तो ऑस्टिन ने एक फिक्रा बोल दिया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए उसी जबान में उस फिक्रे का जवाब दिया तो ऑस्टिन बेख्तियार उछल पड़ा। आपको भी ये जबान आती है, हैरत है, ऑस्टिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह कदीम मौलाई जबान है जो आमतौर पर जंगली कबीलों में बोली जाती थी, इमरान ने कहा और अभी जीप थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि अचानक लंबे तड़ंगे कबाइलों ने चीखते हुए हर तरफ से जीप की तरफ भागना शुरू कर दिया। उनके हाथों में जदीद मशीन गनें थी। ऑस्टिन ने एक झटके से जीप रोक दी। सुनो, कौन है तुम्हारा सरदार, इमरान ने जीप से बाहर निकलकर दोनों हाथ हवा में उठाते हुए चीखकर उनकी जबान में कहा तो दौड़कर जीप की तरफ बढ़ते हुए सब कबाइली बेख्तियार ठटक कर रुक गए। इस दौरान ऑस्टिन और इमरान के साथी भी जीप से नीचे उतर आए थे। कौन हो तुम और तुम हमारी जुबान कैसे जानते हो, एक उद्धड़ उम्र कबाइली ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्या तुम शोगारी कबीले के सरदार हो, इमरान ने कहा। हाँ, मैं सरदार हूँ, मेरा नाम ओलाटुयो है, उस उद्धड़ उम्र कबाइली ने कहा। तो फिर सुनो, हम सब तुम्हारे देवता होगाशी का मब्द देखने आए हैं और हमारे पास होगाशी देवता की एक अंगूठी भी मौजूद है जो हम उस मब्द के बड़े पुजारी के हवाले करने आए हैं। और अगर तुम्हें मालूम ना हो तो फिर बड़े पुजारी को बुला लाओ, वो तुम्हें बताएगा कि जब होगाशी देवता की अंगूठी मब्द में पहुंच जाएगी तो तुम्हारा होगाशी देवता खुश हो जाएगा और फिर तुम्हारी औरतें नर बच्चे कसीर तादाद में पैदा करेंगी और तुम्हारे इलाकों के दरख्तों के फल भी मीठे हो जाएंगे और तुम्हारा कबीला इस सारे इलाके का सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला बन जाएगा। जाओ बुलाओ मब्द के पुजारी को जल्दी, इमरान ने उनकी जुबान में तफसील बताते हुए कहा। ओ तुम यहीं रुको, मैं अभी बड़े पुजारी को बुलवाता हूँ, उस उद्धड़ उम्र कबाइली ने कहा और फिर उसने 2 आदमियों को हुक्म दिया कि वो दोनों जाकर बड़े पुजारी को यहाँ ले आए और वो दोनों दौड़ते हुए जंगल में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो उनके साथ एक बूढ़ा कबाइली भी था जिसके सर पर सफेद रंग का परों का ताज था और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। ये कौन लोग हैं सरदार, उस बूढ़े ने करीब आकर इमरान और उसके साथियों को देखते हुए कहा। तुम होगाशी देवता के बड़े पुजारी हो, इमरान ने उसकी जुबान में कहा तो बूढ़ा बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो और कैसे हमारी जुबान बोल लेते हो, कैसे हमारे होगाशी देवता के बारे में जानते हो, उस बूढ़े ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने जेब में हाथ डाला और एक हड्डी की बनी हुई अंगूठी निकाल ली जिस पर नगीनी की जगह शीशे का एक सिया रंग का नाग बना हुआ था। ये देखो तुम्हारे देवता की अंगूठी, इमरान ने हाथ ऊंचा करके अंगूठी दिखाते हुए कहा। ओ ये वाकई होगाशी देवता की अंगूठी है, ये तुम्हें कहाँ से मिली है, बूढ़े पुजारी ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। अगर तुम असल पुजारी हो तो अपने कबीले को बताओ कि जब ये अंगूठी देवता के मद में पहुंचेगी तो तुम्हारा देवता खुश हो जाएगा और फिर तुम्हारी औरतें कसीर तादाद में नर बच्चे पैदा करेंगी और तुम्हारे इलाके के दरख्तों के फल मीठे हो जाएंगे, इमरान ने तेज तेज बोलते हुए कहा। हाँ, ये दुरुस्त है, ये अजनबी दुरुस्त कह रहा है सरदार, वाकई ऐसा ही होगा। और सुनो, जिसके पास देवता की सिया नाग वाली अंगूठी हो वो हमारा इंतहाई मुकद्दस मेहमान होगा और उसके साथी भी, इसलिए सब उसके सामने झुक जाओ, पुजारी ने इमरान की बात की तायद करते हुए कहा तो सरदार ने गर्दन झुका दी और उसकी गर्दन झुकाते ही सारे कबाइलियों ने गर्दनें झुका दी। आओ हमारे साथ मुकद्दस मेहमान, ताकि तुम देवता की ये अंगूठी खुद देवता के मुफ्त की भेंट चढ़ा सको, बूढ़े पुजारी ने कहा। ऑस्टिन तुम जीप ले आओ, हम सब पैदल इनके साथ इनकी बस्ती में जाएंगे, इमरान ने ऑस्टिन से कहा जो हैरत से आंखें फाड़े ये अजीबो गरीब खेल होता देख रहा था। बहुत बेहतर जनाब, ऑस्टिन ने जवाब दिया और फिर इमरान अपने साथियों समेत पैदल शोगारी कबीले के बूढ़े पुजारी और सरदार के साथ आगे बढ़ने लगे जबकि ऑस्टिन जीप लेकर उनके पीछे आ रहा था। इमरान के साथियों के उकब और साइडों में भी शोगारी कबीले के लोग चल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो बस्ती में पहुंच गए। यहाँ लकड़ी का एक बड़ा सा मग बना हुआ था
जिस पर सफेद रंग का झंडा लहरा रहा था। बस्ती के लोगों के मकानात झोपड़ी नुमा थे और वहां मौजूद औरतें, मर्द और बच्चे सब इंतहाई हैरत भरी नजरों से इमरान और उसके साथियों को देख रहे थे। फिर वो उस मब्त के सामने पहुंचकर रुक गए। ये अंगूठी लेकर मब्त में जाओ और देवता के बुत की छोटी उंगली में डाल दो। इमरान ने अंगूठी बड़े पुजारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा और बूढ़े पुजारी ने उस तरह अंगूठी इमरान से ली कि जैसे वो दुनिया की मुतबर्रिक तरीन चीज हो, और फिर वो अजीब व गरीब हरकतें करता हुआ मब्त के अंदर चला गया, जबकि बाकी कबायली बाहर ही रुक गए थे। तुम साथ नहीं गए? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं इस वाहियात काम में कैसे शरीक हो सकता हूँ? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो जूलिया ने मुस्कुराते हुए अंदाज में सर हिला दिया, जैसे वो भी इस मामले में इमरान से मुत्तफिक हो। लेकिन ये अंगूठी तुम्हें मिली कहाँ से? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाकी सब भी हैरत से इमरान की तरफ देख रहे थे। यहाँ आकर मैंने इस सारे इलाके और खास तौर पर जंगल में मौजूद इस कबीले के बारे में मालूमात हासिल की थी। मेरे ख्याल में डार्क हार्ट हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए हमें इस कबीले से भी होकर गुजरना पड़ सकता था। इस कबीले के बारे में ऑस्टिन ने जो बताया था वो गलत नहीं था, क्योंकि यह कदीम कबीला है और सदियों से जंगल के इस हिस्से में आबाद है। इसलिए इस कबीले वालों को शहरी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। ये तोहम परस्त कबीला है जो कदीम रिवायत को अपनाए हुए है। यह कबीला पत्थर के बने हुए एक सदियों पुराने बुत की पूजा करता है, और जब मैंने इस बुत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि यह कबीला बुत से वाबिस्ता हर छोटी से छोटी चीज को इंतहाई अहमियत देते हैं। खास तौर पर इस बुत के दाएं हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जो हड्डी की बनी हुई थी और उस पर शीशे का एक नाग बना हुआ था। ये अंगूठी किसी चोर ने उड़ा ली थी। उन्होंने अंगूठी को बहुत तलाश कराया, लेकिन अंगूठी उन्हें ना मिल सकी। फिर पुजारी ने हर तरफ ये बात फैला दी कि अंगूठी एक रोज खुद वापस आ जाएगी, और जो उस अंगूठी को वापस लाएगा वो उस देवता का खास नुमाइंदा होगा और इस कबीले का मेहमान होगा। बस फिर मैंने वैसी ही अंगूठी बनाने में देर न लगाई। हड्डी को तराशा और बाजार से शीशे का बना हुआ नाग लेकर उसमें फिक्स कर दिया। इमरान ने कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। लेकिन ये वही अंगूठी है, इसके बारे में पुजारी ने इतने वसूख से कैसे कह दिया? कैप्टन शकील ने हैरत से कहा। जिस तरह से हम किसी दूसरे इंसान का हुलिया देखकर उसका स्केच बनाते हैं, इसी तरह मैंने भी अंगूठी के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की थी और हूबहू वैसे ही अंगूठी बनाने की कोशिश की थी। और कबीले में रहने वाली पुजारी को भला असल और नकल का फर्क कैसे मालूम हो सकता है? इमरान ने कहा तो वो सब हंस पड़े। तुम वाकई जीनियस हो, हर मसले का कोई ना कोई हल तुम्हारे पास मौजूद होता है। जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। सारे मसले हल हो जाते हैं, लेकिन एक मसला ऐसा है जो हल तलब है, लेकिन किसी तरह से हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और वो कौन सा मसला है? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सफदर का खुतबा निकाह याद न करना। इमरान ने कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। थोड़ी देर बाद बड़ा पुजारी और सरदार वापस बाहर आ गए और उन्होंने तमाम कबीले को कह दिया कि इन अजनबियों की वजह से देवता खुश हो गया है और अब देवता उनसे राजी है, जिस पर तमाम कबायली इमरान और उसके साथियों के सामने झुक गए। आओ अजनबी, तुम नहीं जानते तुमने हमारे देवता की अंगूठी लौटाकर हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। हम इस अंगूठी की तलाश में न जाने कब से भटक रहे थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली है? पुजारी ने इमरान से पूछा और फिर वो उन्हें लेकर एक बड़ी झोपड़ी में आ गया